नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं है, चंद बरसों की बात है, 8-9 साल पहले की बात है, जब दौर मोदी का था। और ये वो दौर था कि मोदी जिस भीड़ के सामने मुखातिब होते थे, वही भीड़ वोट में तब्दील हो जाती थी। और शायद इसीलिए इस आदमी ने 2014 में 282 सीटें अपने दम पे जीती और 2019 में 303 सीटें जीती। 5 साल में यह आदमी हिंदुस्तान में 585 सीट जीत कर ले गया। ये बात मामूली नहीं है, ये जीत आसान बात नहीं थी। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, या ये सच का एक पहलू है कि आज मोदी जब खड़े होते हैं तो भीड़ की जगह अक्सर खाली कुर्सियां देखने को मिलती हैं। और ये सिलसिला 1.5 साल से जारी है। जैसे मोदी अपनी चमक खो रहे हो, जैसे मोदी चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हो, उनका जादू जैसे सिमटता चला जा रहा हो। हिमाचल गया, कर्नाटक गया, कई बाई इलेक्शंस चले गए। और तो और इस जीत के लिए, इस जीत को वापस लाने के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी ने जो 4 बड़े प्लान बनाए, प्लान तो वो खैर बहुत से बनाते हैं, लेकिन 4 मेगा प्लान, 4 बड़े प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री बनने के लिए, हुकूमत में फिर से तीसरी बार आने के लिए 4 बड़े प्रोजेक्ट। तो यहां भी अजीब इत्तेफाक देखिए कि ये जो आदमी था, 1.5 साल के अंदर जितनी तेजी से मोदी का ग्राफ नीचे आया, उतनी तेजी से इस आदमी का ग्राफ बढ़ा है। और 4 मेगा प्लान, मोदी के 4 मेगा प्लान्स पर इस आदमी ने जैसे पानी फेर दिया। और कहने वाले कह रहे थे कि राहुल जो है कहीं ना कहीं मोदी के बुरे वक्त में राहुल नहीं, राहु बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो 4 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, 4 बड़े प्लान, बड़े प्रोजेक्ट्स, आप कह सकते हैं बड़े ऑपरेशन मोदी जी के जो उन्होंने प्लान किए, मकसद यही था कि 2024 का जो रास्ता है वो साफ किया जा सके। मोदी जी तीसरी बार फिर से शपथ में। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बीच रास्ते में राहुल गांधी आ गए, और राहुल गांधी ने ना सिर्फ इन प्लान्स की हवा निकाली, आप यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हवा निकालने के बाद मोदी जी के प्रोजेक्ट 2024 फाइनल 2024 कि जैसे बाजी ही पलटने लगी हो। अब दोस्तों, मैं सीधे खबर पर आता हूँ। मोदी जी का प्लान नंबर 1, मेगा प्लान नंबर 1, ऑपरेशन भ्रष्टाचार। आप इसे ऑपरेशन ईडी भी कह सकते हैं, ऑपरेशन सीबीआई भी कह सकते हैं। अब यहाँ मोदी जी एक तीर से 2 शिकार कर रहे थे। एक तरफ वो मैसेज दे रहे थे कि वो भ्रष्टाचार को देश में जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, और इसी की आड़ में वो जितनी भी रीजनल पार्टीज़ थी, वो जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज़ थी, यानी जितना विपक्ष था, समूचा विपक्ष, उसको भी वो एक एक करके ख़त्म करना चाहते थे। और शायद इसीलिए उन्होंने ईडी को ताकत दी, सीबीआई को पहले से ज़्यादा पावर दिया, और फिर ऑपरेशन जेल शुरू हुआ। और कम से कम 50 से ज़्यादा बड़े नेता टारगेट किए, छापे पड़े, कुछ जेल भेजे गए, कुछ अरेस्ट हुए। और जो पार्टियां जो टारगेट पर थीं उनके, वो सारी की सारी वो पार्टियां थीं जो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए मुसीबत बनती जा रही थी, जो मोदी जी के वोट को काट रही थी, जो मोदी जी की सत्ता में कहीं ना कहीं एक बैरियर थी, रुकावट थी। जैसे शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया ऑपरेशन भ्रष्टाचार के तहत, एनसीपी को तोड़ दिया, महाराष्ट्र को एकदम खाली करना चाहते थे अपने लिए। ऑपरेशन बिहार में भी हुआ, आरजेडी पर छापे पड़े, तेजस्वी पर, लालू पर, रबड़ी पर। घेरा तो उन्होंने नीतीश के भी आदमियों को। और उधर बंगाल में टीएमसी को ध्वस्त करने की कोशिश की। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोशिश की गई कि इसको भी खत्म किया जाए। हेमंत सोरेन पर भी दांव लगा दिए। यानी एक एक करके जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, टारगेट पर टोटल अपोजिशन था, ऑपरेशन भ्रष्टाचार। अब दोस्तों, निशाने पर तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी थी, उन्हें भी ईडी ने तलब किया।
सोनिया गांधी को भी तलब किया, दोनों से पूछताछ हुई। लेकिन राहुल गांधी ने इस ऑपरेशन भ्रष्टाचार, ऑपरेशन ईडी को ऑपरेशन यूनिटी में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, ऑपरेशन यूनिटी में बदल दिया और यहीं से इंडिया अलायंस का जन्म हुआ। यानी जिन पार्टियों को मोदी जी खत्म करना चाहते थे, उन्हीं पार्टीज को राहुल गांधी ने एक नई ताकत दे दी। और इसका एंड रिजल्ट यह हुआ कि वो अपोजिशन जिसका वोट बिखरा था 2014 में, 19 में 62% वोट, वो वोट राहुल गांधी ने इकट्ठा करने की कोशिश की। तो एक तरफ 62% वोट आ गया और मोदी जी के पास 37% वोट बचा। यानी कुल मिलाकर ना सिर्फ हवा निकाली, बाजी भी पलट दी। अब जाहिर तौर पर अगर विपक्ष का बिखरा हुआ वोट, 62% वोट अगर एक होने लगे, एक छतरी के नीचे आ जाए, तो इससे बुरी खबर मोदी जी या शाह साहब के लिए क्या हो सकती है। तो मोदी जी ने उस वोट को एक्सपैंड करने के लिए एक नया प्लान सोचा, प्लान नंबर 2, ऑपरेशन आरक्षण, या आप कह सकते हैं महिला आरक्षण। और इसमें टारगेट था मोदी जी का कि इस देश की आधी आबादी वो इन टर्म्स ऑफ वोट, उसको टारगेट करना। यानी वोट बैंक को इतना एक्सपैंड कर देना कि अगर अपोजिशन एक भी हो जाए तो जीत की गुंजाइश ना रहे। अब मोदी जी ने नई संसद में एक विशेष सत्र रखा, एक ऐतिहासिक सत्र रखा, और वहां पर वो गोदी मीडिया के सारे प्रचार तंत्र के बीच में महिला आरक्षण लेकर आए। जमकर बोले, वो भाषण दिया, उन्होंने दिया, अमित शाह ने दिया, सबने दिया। आखिर में राहुल गांधी ने इसकी भी हवा निकाल दी। महिला आरक्षण की जगह राहुल गांधी ने एक ट्रम्प कार्ड चला, मास्टर स्ट्रोक, कि अगर महिलाओं को आपको ताकत ही देनी है तो फिर गरीब महिलाओं को क्यों भूल रहे हैं। उन महिलाओं के पास जिनके पास छत नहीं है, घर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, उनको क्यों भूल गए मोदी जी। पहले आप कास्ट सेंसस कराइए, पहले अति पिछड़ों को भी, महिलाओं को, उनको भी मौका दीजिए आरक्षण का। और ये कहना था कि सारा प्लान फेल हो गया और मोदी बैकफुट पे आ गए। और बैकफुट पे इसलिए आए क्योंकि कहां तो मोदी 50% वोट टारगेट कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे, और कहां उनका जो बेस वोट है आज की तारीख में, जो उनका फाउंडेशन है जिस पर पार्टी जीत रही है, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में ओबीसी वोट, तो कहां तो मोदी जी 50% वोट टारगेट कर रहे थे और कहां निशाने पर 40% ओबीसी वोट आ गया। लेने के देने पड़ गए। अब यूं तो मोदी जी प्लान बनाते ही रहते हैं, लेकिन मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं उनके मेगा प्लान, मेगा प्रोजेक्ट्स। प्लान नंबर 3, प्लान नंबर 3, फ्री राशन। अब अगर फ्री राशन की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे देश में हमारी जनता, हमारे नागरिक वाकई उनका एक्सेस खाने तक नहीं, उन्हें खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, तो हमारे और आपके पैसे से उनको खाना दिया जाए, फ्री राशन दिया जाए, कुछ भी गलत नहीं। लेकिन यहाँ खेल दूसरा था। यहाँ पर फ्री राशन के पीछे टारगेट था सीधे सीधे गरीब का वोट। जी हाँ, जो मकसद था, जो मोटिव था, वो राशन के पीछे छुपा हुआ था, वोट। और इस पर मोदी जी को सफलता भी मिली। उत्तर प्रदेश जो 2022 में उन्होंने जीता, उसके पीछे इस स्कीम ने कमाल किया, और भी कई राज्यों ने इस स्कीम में कमाल किया, और फ्री राशन गजब ढाता गया और मोदी जी खरबों रुपए खर्च करते चले गए। स्कीम एक्सटेंड पे एक्सटेंड की जाती रही। राहुल गांधी ने इस पूरे खेल को भी समझने की कोशिश की, और तब जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो जिस वोट बैंक को मोदी जी फ्री राशन दे रहे थे, उसी वोट बैंक को राहुल गांधी ने भी टारगेट किया। और फिर चाहे वो मजदूर हो, वो किसान हो, वो कुली हो, वो बढ़ई हो, वो मिस्त्री हो, वो कोई भी गरीब तबके का हो, राहुल गांधी उनके घर भी पहुंचने लगे और उनको अपने घर पे भी बुलाने लगे। पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी उनमें घुल मिल गए। नतीजा ये हुआ कि हिमाचल और कर्नाटक और कई बाई इलेक्शंस जहाँ पर मोदी जीत सकते थे, राशन का कार्ड धीरे धीरे फीका पड़ता चला गया। और क्यों पड़ा वो आगे हम एक्सपर्ट के साथ जब बातचीत करेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन ये प्लान भी फेल हुआ। अब दोस्तों, अगर आप मोदी जी की स्पीच देखेंगे, भाषण देखेंगे, तो घूम घूम कर एक शब्द जरूर आता है, परिवारवाद, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। यही उनका
प्लान नंबर 4 है फैमिली पॉलिटिक्स। लेकिन इस प्लान के पीछे जो असली मकसद है वो है फैमिली पॉलिटिक्स वाली पार्टीज, ज़्यादातर जो रीजनल पार्टीज़ हैं, इसको ख़त्म करना, इसको समाप्त करना और बीजेपी के लिए एक रास्ता बनाना आगे बढ़ने के लिए। और इसी लपेट में उन्होंने परिवारवाद, फैमिली पॉलिटिक्स, इसको टारगेट किया। वो चाहे तेलंगाना में हो, केसीआर पर हमला कर रहे हो, वो अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हो, वो तेजस्वी पर हमला कर रहे हो, वो उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हो, वो शरद पवार पर हमला कर रहे हो, एक ही कॉमन थ्रेड है, फैमिली पॉलिटिक्स। और राहुल गांधी पर तो सबसे बड़ा हमला। अब राहुल गांधी ने इस पूरे खेल को समझा और सबसे पहले वो खुद पीछे हट गए। बहन से कहा वो भी हटे, किनारे हटे, माँ को भी मनाया, पूरे परिवार को किनारे किया, चुनाव करवाया और चुनाव करवा के एक दलित नेता को पूरी पार्टी सौंप दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक तरफ जहां परिवारवाद को खत्म करके राहुल गांधी ने खड़गे को आगे कर दिया, परिवारवाद के मुद्दे को खत्म किया, वहीं अडानी का मुद्दा उठा के मोदी जी मित्रवाद में फंस गए। तो कहाँ तो परिवारवाद खत्म करने चले थे मोदी जी और कहाँ मित्रवाद में उल्टा फंस गए। अब दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे एक्सपर्ट के पास चलूँगा, प्रोफेसर रवि कांत के पास चलूँगा। उनसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि क्या राहुल गांधी जिस तरह से काउंटर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी के अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं, उन पर पानी फिर रहा है, उनकी हवा निकल रही है, तो फिर 2024 में क्या होने वाला है, नंबर 1। और एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपके लिए कि राहुल गांधी इसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, कामयाब कैसे हो रहे हैं, और क्या वाकई राहुल गांधी राहु बन गए। चलते हैं सीधे प्रोफेसर रवि कांत जी के पास। डॉक्टर साहब, जो पहला मेरा सवाल है कि हम देख रहे हैं इधर 1-1.5 साल में जो भी मोदी कार्ड चलते हैं उसकी कार्ड कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास रहती है। अब जैसे अगर आप वुमेन रिजर्वेशन बिल देखें, आपको लगता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण, मोदी का एक मास्टर प्लान था कि कहीं ना कहीं इस कार्ड के माध्यम से देश की आधी आबादी को वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश थी? आपको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने रिस्पॉन्ड किया है, सारा का सारा प्लान बिखर गया मोदी का? हाँ जी, निश्चित तौर पर। और राहुल गांधी जिस तरह से इस समय पूरी पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, खास करके नरेंद्र मोदी को, और उसका जो जवाब दे रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं। अब जिसकी आपने बात की, ये स्पेशल सेशन बुलाया गया उसी समय जब इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी, और इस तरह से लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा प्लान नरेंद्र मोदी ने सोचा है, और वो प्लान था वुमेन रिजर्वेशन का, आधी आबादी को अपनी तरफ खींचने का। लेकिन राहुल गांधी ने जितने सधे हाथों से नरेंद्र मोदी के हाथ से वो पूरा एजेंडा छीन लिया। एक तो उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन का पूरे तरीके से समर्थन किया, और ये भी उसी में कह दिया कि ये कांग्रेस ने इस पहल को शुरू किया था, और वहीं पर उन्होंने कहा कि जो सत्ता का हस्तांतरण है वो सिर्फ महिलाओं तक नहीं बल्कि ओबीसी महिलाओं तक भी वो सत्ता का अधिकार पहुंचना चाहिए। ये कह करके उन्होंने एक तरह से नरेंद्र मोदी की उस पूरी सियासत में एक छेद कर दिया कि महिलाएं नहीं बल्कि ओबीसी महिलाओं को भी। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी के पास कुछ भी नहीं था, वो सारा एजेंडा ही फ्लॉप हो गया। वो स्पेशल सेशन ही एक दिन पहले खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने। गुब्बारे की हवा निकल गई। एक चीज और, नरेंद्र मोदी, मैं देख रहा हूं कि अगर आप 1.5-2 साल से देखें, हर सभा में परिवारवाद की, भाई ये परिवारवादी लोग हैं, है ना, भ्रष्टाचारी लोग हैं, कांग्रेस का मतलब परिवारवाद। आपको लगता है कि ये, क्योंकि आप राहुल को इतने दिनों से उन पर रिसर्च कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस परिवारवाद, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसका खुलकर उन्होंने काउंटर किया राहुल गांधी ने? निश्चित तौर पर, और बहुत बारीकी से उसका काउंटर किया है। पहली बात तो ये लोगों के जहन में नहीं है कि 1985 में आखिरी बार राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री नहीं हुआ। रही बात
कांग्रेस के संगठन की। सोनिया गांधी प्रधान उसकी अध्यक्ष थी, पर राहुल गांधी अध्यक्ष हुए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद का आरोप लगाया और तमाम आईटी सेल ने, पूरे बीजेपी के लोगों ने जब ये कहा कि संगठन पर तो पकड़ गांधी परिवार के ही रहेगी, राहुल गांधी नहीं होंगे तो प्रियंका गांधी होंगी, लेकिन राहुल गांधी ने इस कार्ड को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया और बाकायदा चुनाव कराया वहां पर, और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके उन्होंने इस परिवारवाद की पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। और इसके काउंटर में जो वो लेकर के आए राहुल गांधी, वो ज्यादा मुझे लगता है कि गौर करने लायक है। वो है कि नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों के लिए किया, अंबानी और अडानी के लिए किया। वो जो पहले चलता था ना, हम दो हमारे दो, जो नारा दिया था राहुल गांधी ने कि जो सरकार दो की है और दो अपनों की है, और उसमें उन्होंने वो तमाम चित्र भी पार्लियामेंट में पेश किए, जिस तरह से आराम तलब मुद्रा में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी अडानी के हवाई जहाज में, तो वो दरअसल अपने मित्रों के लिए कर रहे हैं। वो जो आपने टर्म कहा ना, परिवारवाद के काउंटर में मित्रवाद को सीधे तरीके से स्थापित कर दिया, और वो नरेंद्र मोदी की गले की हड्डी बन गया। अब वो परिवारवाद का शब्द नहीं आता है मोदी जी के जबान पर, क्योंकि मित्रों से घिरे हुए, मित्रों के लिए और मित्रों के द्वारा चुने हुए आयते थे उसी हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के, कारपोरेट के रथ पर सवार होकर के। तो डेमोक्रेसी का मतलब जो मोदी ने बनाया, उसको जनता के सामने, लोगों के सामने राहुल गांधी ने पेश कर दिया कि ये कारपोरेट मित्रों के द्वारा, मित्रों की और परिवारवाद का जवाब राहुल गांधी ने दिया, और जिस तरह से एक दलित चेहरे को आगे लाए खड़गे के तौर पे, और सारी पार्टी सौंपी, ताकत भी सौंपी है। खड़गे, लोग कहते हैं ऐसा कि वो जेपी नड्डा टाइप के नेता नहीं, बल्कि खुद फैसले ले रहे हैं आज की तारीख। एक चीज और जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर भारत की राजनीति हो, गुजरात से लेकर आप इसको बिहार तक ले जा सकते हैं या मध्य प्रदेश तक ले जा सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, इसमें ये जो फ्री राशन है, 70 करोड़ 75 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को देश के घर में फ्री राशन पहुंचाना। लोग कहते हैं कि ये जो बेनिफिशियरी कार्ड है, ये जो लाभार्थी कार्ड है, इसको मोदी ने कहीं ना कहीं वोट में कन्वर्ट किया, और इसका कोई जवाब इंडिया अलायंस के पास नहीं है, राहुल गांधी के पास नहीं, कि भाई ये लाभार्थी कार्ड जो है, जो गरीबों को मुफ्त राशन जा रहा है, ये अभी भी आपको लगता है ट्रम्प कार्ड है, या आपको लगता है कि इसका भी जवाब देने की कोशिश हुई है? नहीं, ये ट्रम्प कार्ड ध्वस्त हो चुका है, और जो मोदी जी के थिंक टैंक थे, ट्रम्प कार्ड वो खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। कौन सा? वो ध्वस्त हो चुका है। और वो ट्रम्प कार्ड कैसे ध्वस्त है, मैं अभी आपको लाभार्थी राशन वाला आप कह रहे हैं ट्रम्प कार्ड था, जो अब खत्म है, खत्म हो चुका है। क्योंकि ये मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति होती है, जो भी आपको देते हैं, आप देते हैं, वो उससे और ज्यादा की अपेक्षा करता है। एक बार आपने वोट ले लिया, लेकिन दोबारा उसी पर वो नहीं चल सकता है। जो बीजेपी का थिंक टैंक है मोदी के इर्द गिर्द वाला, वो इसे सबाल्टर्न हिंदुत्व कह रहा था कि हम हिंदुत्व की चाशनी चटा रहे हैं और ऊपर से राशन दे रहे हैं, बस यही है चुनावी राजनीति का, यही वो पूरे डायनामिक्स है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने तमाम वक्तव्यों के जरिए इस बात को रेखांकित किया कि ये सोशल जस्टिस नहीं है। आप राशन देंगे, उनको लाइन में खड़ा करके उनकी डिग्निटी को खत्म कर देंगे, ये लोगों का सम्मान नहीं है। राहुल गांधी बात कर रहे हैं आदिवासियों की डिग्निटी की, कि वो जंगली नहीं है, वो इस देश के मूल निवासी हैं और मालिक हैं, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार होना चाहिए। दलितों के जो अधिकार संविधान में है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो सुनिश्चित किए हैं, वो अधिकार उनको मिलने चाहिए, चाहे आरक्षण हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू हेल्थ हो, ये सारे सवाल। ओबीसी में कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ओबीसी रिजर्वेशन, महिलाओं के आरक्षण में बात कर रहे हैं। तो जो पूरा सोशल जस्टिस का जो रखा है एजेंडा राहुल गांधी ने, उसके सामने नरेंद्र मोदी का वो राशन वाला जो जस्टिस था वो ध्वस्त हो गया। वो सोशल जस्टिस नहीं है, और एक तरह से वो फेल वो योजना हो गई है। और उसका प्रमाण ये है कि हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद ये मोदी जी को समझ में आ गया कि नहीं, अब ये शगुफा नहीं चलेगा। आप जैसे अगर ट्रेवल करते हैं और गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार, जब आप ट्रेवल करते हैं, आपको लगता है कि जो दलित है उसका थोड़ा सा
कांग्रेस की तरफ, इंडिया अलायंस की तरफ रुझान हुआ है। आपको लगता है कि जो ओबीसी है, पिछड़ा और अति पिछड़ा तबका है, ये राहुल गांधी की बातों से कहीं ना कहीं ये उस तरफ देख रहा है? आपने कहा मुस्लिम तो एक साथ शिफ्ट कर रहे हैं, क्या बाकी जो स्टेक होल्डर हैं हमारे लोकतंत्र के, जो बड़े वोट चंक हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मेजर वोट चंक है, जिसको 2014 में अपनी तरफ किया अमित शाह और मोदी ने, क्या ये जो वोट बैंक है इसमें सेंध मारने में कामयाबी मिली और आपको ग्राउंड जीरो पे, जमीन पर ये वोट में हरकत दिख रही है, ये शिफ्ट हो रहा हो? 100% कामयाबी। और मैं आपको कहीं तो उदाहरण दे दूं, कानपुर में 2-3 जगहों पर मैंने पता किया है। एक कुम्हार के यहाँ, वो कहता है कि मिट्टी बहुत महंगी हो गई है, और उससे पूछा गया कि आप किस पार्टी को आप पसंद कर रहे हैं, तो उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी अच्छी थी और अब हम कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, राहुल गांधी को वोट करेंगे। भिखारियों के बीच में एक रिपोर्टर को मैंने देखा, वो 4 लोगों से बात कर रहा, जिसमें से एक चमार जाति के हैं, दो चमार जाति के हैं, एक कोरी है और एक लोधी है। उन 4 में से 3 ने राहुल गांधी की तारीफ की और ये तीनों दलित हैं, और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ हम जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ लोग नहीं आते हैं। ये शिकायत जरूर की उन्होंने। तो अब आप चाहे दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, वो कुम्हार क्या है, अति पिछड़ा है, वो सारे लोग कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। राहुल, इसीलिए मैं कहना कि आदिवासी भी राहुल गांधी की तरफ, दलित तो बहुत बड़ी तादाद में राहुल गांधी के प्रति अपना विश्वास जाहिर कर रहा है। अल्पसंख्यक हो ही गया, अति पिछड़ा भी। और जो अपर ओबीसी है, वो अपर ओबीसी कहीं अखिलेश के साथ है, नीतीश के साथ है, लालू के साथ है, ये उसी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। आज वो आलोचना नहीं कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है, और उसकी तारीफ का असर जमीन पर भी जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो गरीब तबका है हमारा, या जो दलित तबका है, वाकई एक इम्पैथी इनकी तरफ से है? एक मतलब भाजपा की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, उससे इनका दिल उबने लगा है? कुछ मायूसी है? मायूसी नहीं, गुस्सा है दीपक जी, क्योंकि आरक्षण को आपने लगभग खत्म कर दिया। ऊना से लेकर के हाथरस तक जो घटनाएं हुई हैं, उसमें सरकार का रवैया अपराधियों के पक्ष में रहा और जो विक्टिम थे उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो चाहे आप ये कहिए कि वो कानूनी मार हो, चाहे पीठ पर मार हो, या उनके अधिकारों का हनन हो, उसकी वजह से वो बीजेपी से गुस्सा है, नाराज है, और इसीलिए वो दूसरा विकल्प तलाश कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, समूचा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर इधर हरियाणा, कुछ हिस्सा राजस्थान का, यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, ये कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं? आपको लग रहा है कि एक चर्निंग अप हो रही है सोसाइटी में? देखिए, उत्तर भारत में जो सफलता बीजेपी को मिली थी, उसका मूल कारण था कि सवर्ण मतदाता तो है ही उसका, अति पिछड़ा और दलित उसके साथ आया था। लेकिन उस पर जो भी उसको टॉर्चर किया गया, उसके अधिकारों को डाइल्यूट किया गया, उस वजह से वो नए विकल्प की तलाश में था। और राहुल गांधी इस समय आम आदमी के नेता हैं। नरेंद्र मोदी को हम लोग जानते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं, सुना है कि उसमें भी शावर लगा हुआ है। राहुल गांधी वो नेता है, मैंने उनकी लाइफ को जितना पढ़ा है, जितना रिसर्च किया है, वो व्यक्ति है जिसके पास अपनी कार भी नहीं है, जो एक कार भी नहीं कुर्ते और पजामे में घूमता है, और वो कार सिर्फ माँ की है, होंडा सीआरवी। इसकी कीमत मार्केट में 3 लाख से ज्यादा नहीं होगी। वो सिर्फ अपने हाथ से खाना बनाना, अब तो घर भी नहीं है साहब, घर भी छीन लिया मोदी जी ने, उसका आप क्या बिगाड़ सकते हैं? वो आम आदमी की सवाल को आम आदमी की भाषा में और आम आदमी के जिंदगी में जवाब दे रहा है। और दूसरी तरफ वो मोदी जी हैं जो दिन में 4 बार सूट बदलते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, और मित्रता उनकी किसके साथ है? राहुल गांधी तो रामेश्वर को अपने घर ले आते हैं, सोनीपत की महिलाओं को अपने घर ले आते हैं, उनको भोजन कराते हैं, और यहाँ मित्रता किसके साथ चल रही है? अडानी और अंबानी के साथ। इसके नीचे तो मोदी जी उतरते नहीं है। तो ये देश इस फर्क को महसूस कर रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता तेजी से बढ़ रही है। एक काम और राहुल गांधी ने किया कि उन्होंने जो रायपुर अधिवेशन में जो एजेंडा कांग्रेस पार्टी का था कि 50% संगठन में, 50% जो केंद्रीय समिति है उसमें हम आरक्षण देंगे, अल्पसंख्यक को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, महिलाओं को,
और साथ ही साथ संगठन को जिस तरह से उन्होंने मजबूत किया है। मोदी की जो राजनीति है जिसमें पूरा तानाशाही पूर्ण रवैया कि उन्होंने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया, राजस्थान को बर्बाद कर दिया, कर्नाटक तो पहले ही बोले डूबे, और छत्तीसगढ़ में भी। तो जो छत्रप थे उन छत्रपों को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने पूरी राजनीति को तहस नहस कर दिया। जबकि राहुल गांधी वो जो मिशन लेकर के चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का, वो देश ही नहीं अपने पार्टी को भी जोड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में चाहे बघेल साहब के साथ हो या टीएस सिंह देव के साथ जो विवाद था उसको भी उन्होंने खत्म किया। सचिन पायलट और गहलोत साहब के साथ जो विवाद था राजस्थान में उसको भी उन्होंने खत्म किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच का जो भी तनाव था उसको भी खत्म कर दिया। तो संगठन से लेकर के और समाज दोनों को जोड़ने का काम जो राहुल गांधी कर रहे हैं, यही वजह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज नरेंद्र मोदी से कई कदम आगे दिखाई पड़ रही है लोगों के विश्वास के मामले में। चलते चलते एक चीज पूछ ही लूं आपसे, आप जो कह रहे हैं कि साहब सारी चीजें चाहे कुछ भी हो राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है, और मोदी जी चाहे जितना भी उद्यम कर लें, जितनी भी कोशिश और मेहनत कर लें, उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा है, हर जगह हवा निकल रही है गुब्बारे की। क्या मोदी जी की ग्रह दशा खराब है, वक्त खराब है, नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे? डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपको? दीपक जी, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन उस भाषा को मैंने सुना है। और मोदी जी को जिस तरह से राहुल गांधी काउंटर कर रहे हैं हर इशू पर, ये वो सूट बूट वाला आदमी नहीं है, ये वो आदमी नहीं है जिसे सत्ता का मोह हो। इसने सब कुछ को तिलांजलि दे दी, और वो आदमी नरेंद्र मोदी के हर इशू को, हर एजेंडे को काउंटर कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रह ठीक नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि लग रहा है कि 7.5 साल लग गया है मोदी जी का। ये राहुल गांधी नहीं, राहु बनकर के वो पीछे पड़ गए हैं। कोई भी अब उनका काम नहीं आ रहा है। जो भी टोटका कर रहे हैं मोदी जी, चाहे स्पेशल सेशन हो या वो और दूसरी चीजें हो, राहुल गांधी के सामने सब राहु बन गए। बड़ी मतलब एक नई बात सुनने में आई, राहु बन गए। बहरहाल मैं तो यही चाहूंगा कि मुकाबला टक्कर का हो और उसमें जो बेहतर हो वही जीते, जो हमारे जनता को दे, वोटर को जो प्रॉमिस कर रहा है उसको डिलीवर करे। जिसमें डिलीवरी हो उसको ही हुकूमत की बागडोर मिलनी चाहिए। और बेहतर ये होगा कि आपकी जो सलाह थी कि भाई नक्षत्र खराब है, 7.5 ही चल रहा है, तो उसका कोई ना कोई जरूर हवन करवा रहे होंगे। डॉक्टर साहब बहुत बेखौफ बोलते हैं, बहुत हिम्मत से आप बोलते हैं, और लखनऊ में बैठ के जहां छोटी छोटी बातों पर जो सामाजिक ताना बाना है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो चिंतक हों, विचारक हों, जरा सी बात पे एफआईआर हो जाती है। उस दौर में रहकर कैमरे पर इतनी खूबसूरती से चीजों को समझाना और बेखौफ तरीके से, वाकई आपको सैल्यूट है। और मैं चाहूंगा ये आपका जज्बा बना रहे और आप हमारे दोस्तों के बीच में ऐसे ही आते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पे आने का डॉक्टर साहब।